वकफ कानून पर जो संशोधन किया गया है उस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है सुबह 10:30 बजे से। अब तो इसमें आज चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुभाष शिर्के जी। सुभाष शिर्के जी, स्वागत है। नमस्कार। नमस्ते सुभाष जी, जो इसमें 3 मुख्य चर्चा जिन बिंदुओं पर हुई है लंच से पहले, उसमें यह था कि पूरे कानून पर चर्चा ना होके जो सॉलिसिटर जनरल थे केंद्र सरकार के, उनकी तरफ से रखा गया कि जो 3 बिंदु हैं जिन पर अंतरिम आदेश पारित हुआ था पिछली उस पर, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा था कि हम 3 बिंदुओं को स्थगित रखेंगे, इन पर आगे नहीं बढ़ेंगे। वो थे कि वकफ बाय यूजर, जो कि जिसमें यह कि जो लंबे समय से वकफ के लिए प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है लेकिन उनकी कोई लिखित डीड नहीं है या कोई दस्तावेज नहीं है, तो उसका क्या स्टेटस रहेगा। दूसरा था वकफ बोर्ड का ढांचा, वकफ बोर्ड हो या वकफ परिषद हो, तो उसमें कोई भी गैर मुस्लिम जो है वो सदस्य ना बनाया जाए। तीसरा था कि कलेक्टर की जांच की, अगर कलेक्टर कोई जांच करता है कि ये कोई वकफ की कोई संपत्ति किसी सरकारी जमीन पे नहीं है तो नहीं है, अगर वो इसकी जांच करते हैं तो जब तक जांच रहेगी तब तक उस प्रॉपर्टी का स्टेटस जो है वकफ का नहीं रहेगा। तो ये 3 बिंदु थी जिन पर सरकार ने भी कह दिया था कि हम अगली तारीख तक जो है इस पर जो है अपनी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। तो आज उन्हीं पर ही चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं आया है, तो यह भी एक चर्चा का ही विषय है। लेकिन हम कोर्ट से बाहर अगर हम चर्चा करते हैं एक आम नागरिक की हैसियत से, या जो इसमें इशू उठाए गए हैं कि भाई हमारा जो आर्टिकल है, ये संविधान का जो अनुच्छेद, उसके अंदर लिखा गया 14, 15, 25, 26, 29 व 30, जिसमें कि सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि धार्मिक संगठनों को अपने धार्मिक संगठनों की या उनकी जो गतिविधियां हैं या धार्मिक स्थल है, उनकी पूर्ण जिम्मेदारी धार्मिक संगठनों पर ही रहनी चाहिए। धार्मिक स्वतंत्रताएं जो है वो पूरी रहे और आजादी रहे धर्म की, उसकी परंपराएं निभाने की आजादी रहे। धर्म एक निजी मामला है जिसमें सरकार हस्तक्षेप ना करे। तो कुल ओवरऑल जो है वो जिसमें यही उठाया गया था। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इन बातों से कितना सहमत हैं। देखिए, इसमें पहले हम ये इससे पहले जो सरकार ने कोर्ट को बताया था कि 2 चीजें आश्वासन उन्होंने दिया था, उसमें जैसे आपने बताया कि एक तो वक्फ के विधिनियम में जो विवादास्पद प्रावधान है उनको अगले आदेश तक लागू नहीं किया जाएगा, और दूसरा उन्होंने जो बताया था कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य को शामिल नहीं किया जाएगा। ये बात तो हुई, लेकिन बाकी जो 5 रिट याचिकाएं हैं वो मुख्य मामला सुप्रीम कोर्ट मान के चल रही है। इस मामले में बाकी जो चीजें हैं, जैसे इंटरवेंशन एप्लीकेशन किया है वो अलग अलग नेताओं ने, और जैसे जिसमें ओवैसी भी है, उन्होंने वो किया है। 6 भाजपा शासित राज्यों ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है और संशोधनों को संवैधानिक रूप से वैध और आवश्यक उन्होंने बताया है। ये जो वक्फ संशोधन विधेयक 2025 संसद के दोनों सदनों में गहन बहस के बाद पारित हुआ था, और 5 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद ये कानून बन गया था। केंद्र ने अपने प्रारंभिक जो एफिडेविट हलफनामा है उसमें सर्वोच्च न्यायालय से याचिकाओं को खारिज करने का आग्रह दिया है और तर्क दिया है कि यह अधिनियम संवैधानिक गारंटियों का उल्लंघन नहीं करता। अब बहस ये चल रही है कि क्या ये कानून जो बन गया है, वक्फ का संशोधन कानून, वो उसको खारिज किया जाए या नहीं, और इसको लेकर पैरवी इसमें चल रही है। सबसे बड़ी बात महेश जी मैं आपको बताऊं कि नए जो चीफ जस्टिस है गवई साहब, उन्होंने जैसे ही पदभार संभाला वो मुंबई में आए थे, और मुंबई में उन्होंने बड़ी अहम चीज कही है। उन्होंने कहा है कि संविधान सबसे ऊपर है। जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इनका जो आग्रह था कि पार्लियामेंट सबसे ऊपर है, तो उसको उन्होंने विरोध किया है। एक तरह से उपराष्ट्रपति की जो बात है वो उन्होंने काटी है। ये सबसे बड़ा अहम पहलू इसमें माना जाएगा, क्योंकि पार्लियामेंट ने जो पास किया है वो संवैधानिक कसौटी पर खरा है कि नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, और ये जो तय करना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें जो अपना जो रुख है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ किया है, जो इस बेंच में शामिल है। भाई जी, मेरा आपसे पूछना ये था कि अगर हम इसको लेते हैं इस मुद्दे को कि सुप्रीम कोर्ट में तो जब भी जो भी सुनवाई होगी, क्योंकि उसके बाद से जो है
ये नेक्स्ट जो फ्राइडे आ रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां पड़ जाएंगी और सेकंड वीक ऑफ जुलाई तब तक छुट्टियां रहेंगी। तो जो कुछ होना है इस पे आज ही होना है, और आज जो भी होना है वो सिर्फ अंतरिम आदेश के ऊपर ही होना है, क्योंकि लंबी सुनवाई तो पूरा अंतिम फैसले में तो कई साल निकल जाते हैं। और कई बार अक्सर ऐसा होता है कि कोई संवैधानिक मुद्दा होता है, तो जो बेंच सुनवाई कर रही होती है, 2 जजों की बेंच या 3 जजों की बेंच, वो अपना एक ही फैसला दे देती है, क्योंकि इसमें संवैधानिक मुद्दे हैं, तो हम इसको जो है संवैधानिक बेंच को रेफर करते हैं, जो कि 5 जजों की बेंच है। उसमें 2-3 साल बाद फैसला आता है और उसके बाद फिर वो नई बेंच सुनना शुरू कर देती है। लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है वो यही कि वक्फ भाई जो इसके अंदर है कि हम एक तो वक्फ भाई यूजर और वक्फ बोर्ड का जो ढांचा और कलेक्टर की जांच की जो जांच है कलेक्टर की, तो 3 मुद्दे हैं जिस पर अगर हम एक एक बार मुद्दे को लेते हैं, जनता को समझाने के लिए भी, जनता के सामने राय भी कि क्या इसमें नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, सरकार का क्या कहना है, मुस्लिम समुदायों का कहना है। तो सबसे पहले अगर हम वक्फ बाई यूजर लेते हैं, जिसके अंदर ये कि आपने कोई संपत्ति किसी मुस्लिम ने वक्फ बोर्ड को दे दी, 500 साल पहले दी, 300 साल पहले दी, 200 साल पहले दी, उस समय लिखत पढ़त भी इतनी ज्यादा नहीं होती थी, भ्रष्टाचार भी नहीं होता था, लोगों की जबान रहती थी और लोगों का धर्म के प्रति आस्था भी जो है निष्ठा बिल्कुल निस्वार्थ भाव से होती थी, और जमीन दे देते थे वो, और सब कुछ जमानी भी दी जाती थी तो जमानी ही मान ली जाती थी। तो बहुत सारी ऐसी जमीन है जिनकी कोई डीड नहीं हुई है, या कोई वक्फ के अंदर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन वो जमीन वक्फ के पास है। अब जो नया जो अमेंडमेंट किया गया है उसके अंदर ही हटा दिया कि अगर आपको कोई डीड नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं है, तो वक्फ की जमीन नहीं मानी जाएगी। अगर हम कोर्ट से बाहर हटकर बात करते हैं तो इस बात से आप कितने सहमत हैं? देखिए, इसमें बात यह है कि जिस तरह से हिंदुओं के लिए कानून है कि हिंदुओं के लिए मंदिर की जो जमीन है उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता, जो पहले से डोनेशन के रूप में मंदिरों को दी गई है उसका ट्रांसफर नहीं हो सकता। हालांकि इसके ऊपर कब्जा हुआ है, कई राजनेताओं ने इस पर कब्जा किया है, बाकी बिल्डर्स ने कब्जा किया है, उद्योगपतियों ने कब्जा किया है, लेकिन वो सारी चीजें जो है वो मामले कोर्ट में प्रलंबित है। तो यही मामला वक्फ की बोर्ड को लेकर, वक्फ की जमीन को लेकर है। यहाँ पे जैसे आप जानते हैं कि मुगल रूल रहा है, और मुगल जो भी बादशाह थे और जो नवाब थे उन्होंने कई जमीनें जो है वो मस्जिदों के लिए और बाकी चीजों के लिए उन्होंने दान में दी है। उसका लेखा जोखा किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, कुछ चीजें जो है कागज वो खत्म हो गए, और यही कारण है कि वक्फ की जमीन कौन सी है इसके बारे में वक्फ बोर्ड को भी पता नहीं है। तो ऐसे में वक्फ बोर्ड जो उसके पास पुराने जो कागजात हैं वो लेके आता है और वो कहता है कि ये भैया ये जो जमीन है वो वक्फ की है। तो वहां पे जो कब्जा किए बैठे हुए जो लोग हैं वो अगर गैर मुस्लिम होंगे तो जरूर वो खफा होंगे, वो कहेंगे कि हम पुश्तों से हमारी पीढ़ियां यहाँ पे रह रही है, आप ऐसे कैसे अचानक आ गए और आप बात कर रहे हैं। तो जो मंदिरों की जमीन का हश्र हो रहा है वैसे ही वक्फ की जमीनों का हश्र हो रहा है, और इसको हिंदू मुस्लिम टूल दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये हमारी जमीन है, वक्फ इसको अभी हम वहां पे बस गए हैं तो हम नहीं उसको ये कर सकते। तो सवाल ये पैदा होता है कि सरकार को अगर ये जमीन बचानी है नहीं बचानी है इसका पहले फैसला करना पड़ेगा। तो वो फैसला सिर्फ ना मुस्लिमों के लिए होगा, हिंदुओं के लिए भी सेम होगा, क्योंकि मंदिरों के वक्फ के जमीन पे जो अतिक्रमण हुआ है वो अगर आप लीगलाइज करेंगे तो उसका मतलब है कि मंदिरों की जमीनों पे जो अतिक्रमण है वो भी लीगलाइज आपको करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें एक धर्म के आधार पे आप उसमें दो चीजें नहीं आप कर सकते, तो इसलिए हमें ये देखना होगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में चीफ जस्टिस ने बड़ी अहम बात कही है। उनका कहना है कि पार्लियामेंट में ये संशोधन पारित हुआ है, इसका मतलब है कि इसका सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ना ले या सुप्रीम कोर्ट इसमें दखलंदाजी ना करे, ये जो दलील दी जा रही है वो गलत है। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपना रुख स्पष्ट किया है, लेकिन देखना यह है कि इसके पहले के जो चीफ जस्टिस हैं, हमारे चंद्रचूड़ साहब भी थे, वो कहते थे कुछ और, लिखते थे कुछ और। तो इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि अंत तक क्या सुप्रीम कोर्ट स्टे पे कायम रहता है। अगर स्टे पे कायम रहता है इसका मतलब है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सिचुएशन जो है वो जस की तस रखना चाहता है और आगे सुनवाई के बाद कुछ फैसला लेना चाहता है। अगर उन्होंने स्टे उठा दिया तो इसका मतलब है कि सरकार की जीत हो जाएगी और चीफ जस्टिस उसके लिए आलोचना के हकदार होंगे, ये तो तय है। महेश जी, इसमें सर मैं बताना चाहूंगा और ऐड करना चाहूंगा कि जैसे कि जो
जो भी कोई अंतरिम आदेश होता है तो कोर्ट हमेशा लिखती है अगली तारीख तक, अगली तारीख तक, अगली तारीख तक, है ना, कोई कंटिन्यू रहता है, क्योंकि इसे अंतरिम बोलते हैं, इंटरिम ऑर्डर। ठीक है जी। तो अभी इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू है, लेकिन अगर आज किसी वजह से शाम को 4 बजे तक सुनवाई में डिसाइड नहीं हो पाता कि हमारी सुनवाई दोनों पक्षों की पूरी हो गई या नहीं हो गई, क्योंकि इसमें मैक्सिमम सुनवाई जो है अभी जो याचिकाकर्ता की तरफ से हो रही है, जो कि कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, बीच बीच में केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है वो अपना पक्ष रखते हैं, लेकिन याचिकाकर्ताओं की तरफ से पक्ष रखा जा रहा है। तो शाम को 4 बजे तक अगर पता चला कि अंतरिम आदेश रहे या ना रहे, जो 3 बिंदु है मेन, उस पर अगर सुनवाई 4 बजे तक कंप्लीट नहीं हो सकती है तो हो सकता है फिर वो जुलाई में चली जाएगी सुनवाई। तो अंतरिम आदेश जो है उसको कोर्ट उठाएगी नहीं, वो तो ऑटोमेटिकली फिर अगली नेक्स्ट डेट तक के लिए आगे बढ़ जाएगा। तो अब देखना ये कि 4 बजे तक ये मामला फिर कुछ सुनवाई किसी निर्णायक दौर तक पहुंच पाती है, नहीं पहुंच पाती। लेकिन फिर मैं वापस आना चाहूंगा कि जो ये यूजर वकफ बाय यूजर के अंदर जो उन्होंने कहा है कि जो लंबे समय से वकफ के पास इस्तेमाल हो रही है लेकिन उनकी डीड नहीं है या उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जवानी दे दी गई या कोई कागजों में कोई कमी रह गई या कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं हो, तो आप क्या समझते हैं कि क्या वो जमीन जिसका कोई कागज नहीं है, जो 200 साल पहले दिया गया, 500 साल पहले दिया गया, या कोई डीड नहीं, तो क्या वो वकफ से जमीन को हटा देना चाहिए? देखिए, इसमें कानूनी पेचीदगियां हैं, क्योंकि अगर वो जमीन पर कब्जा किसका है इसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होता है। बिल्कुल, अगर कब्जा जिसके पास है, उनके पास अगर कागजात है तो फिर वो वकफ की लाइन मानी जाएगी। लेकिन अगर ये हो सकता है कि मैं आज बिल्डर हूं और मुझे वो जमीन कब्जा करनी है तो मैं पुराने कागजात फाड़ भी सकता हूं, ऐसी चीजें होती है। और मुंबई में और महाराष्ट्र में हमने देखा इस तरह की चीजें, मंदिरों के जमीन है उसके बारे में। तो जो कागजात है वो गायब किए गए हैं और उसके बाद जो प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रहा है कि ये जमीन किसके, इसके बारे में हमें पता नहीं है, तो इसमें नई सुनवाई करनी पड़ेगी। तो नई सुनवाई करनी पड़ेगी, इसका मतलब है कि क्वासी जुडिशियल जो अथॉरिटी होती है मिनिस्टर्स को, या फिर जो डिविजनल ये होते हैं अफसर होते हैं, जो आईएएस अफसर होते हैं, जो डिविजनल कमिश्नर्स होते हैं, उनको ये क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी होती है कि रेवेन्यू के जो लैंड के जो मसले हैं वो तय करने के। तो उनको वो उनके हाथ में ये कागज आ जाएगा या फिर उनके हाथ में ये कानून आ जाएगा। तो इसको देखते हुए हमें एक होलिस्टिक सुप्रीम कोर्ट को भी सोचना पड़ेगा कि जमीन का जो यूज है वो यूज किसके लिए हो रहा है, जमीन जो ली जा रही है या फिर उसमें कब्जा जो है उनको क्या राहत देनी पड़ेगी। अगर उनको राहत देने की सरकार की मंशा हो या फिर सुप्रीम कोर्ट की मंशा हो, तो इसमें भेदभाव धर्म के आधार पे तो नहीं हो सकता। तो उसमें क्रिश्चियन धर्म के भी जमीनें भी वो भी आ जाएंगी जो चर्च को दी हुई है वो। तो ये बड़ा मसला है, सिर्फ एक धर्म का मामला इसमें नहीं है, और लैंड रेवेन्यू कोड का भी इसमें मामला है। तो इसमें सरकार को पूरा चीज देखनी पड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट को भी देखनी पड़ेगी। इसलिए मुझे लगता है कि जल्दबाजी में कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं लेना चाहेगा। सुभाष जी, इसके अंदर ना एक थोड़ा सा पेच और भी है कि जो हमारा वकफ कानून है 1995 का, तो उसके आधार पे देखा जाए तो जिसमें कहा कि 100 साल पुरानी कोई संपत्ति है तो अगर रजिस्टर्ड है तो ठीक है, उसमें कोई नेगेटिव रिमार्क नहीं था कि अगर रजिस्टर्ड नहीं है या सेल डीड नहीं है तो वो वकफ की नहीं मानी जाएगी। लेकिन जो नया एक्ट आया है, संशोधन किया गया उसमें क्या दिया गया है कि अगर वो संपत्ति की कोई डीड नहीं है या कोई रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है तो ऐसी स्थिति में वो वकफ की नहीं मानी जाएगी, वो वकफ से अलग कर दी जाएगी। तो इसके खिलाफ जो है कपिल सिब्बल बोल रहे हैं, यानी कि याचिकाकर्ता बोल रहे हैं कि पहले भी रजिस्ट्रेशन का कानून तो था, रजिस्टर्ड डीड मांगी जाती थी या रजिस्टर्ड दस्तावेज मांगा जाता था, लेकिन अगर वो नहीं है तो उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं था। लेकिन अब इन्होंने जो अमेंडमेंट किया उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट भी जोड़ दिया कि अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है पेपर्स का या रजिस्टर्ड डीड नहीं है तो जमीन संपत्ति जो है वकफ से बाहर कर दी जाएगी। अब ये देखिए कि अगर वाकई में अगर वो वकफ की जमीन है और उसका कोई लिखत कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति में आपका क्या नजरिया है, आपका क्या सोचना है? देखिए, इसमें एक चीज तय है कि पंजीकरण जो है वो बहुत जरूरी है। वो अगर नहीं किया है तो इसका मतलब है कि वो जमीन किसके कब्जे में है वो उसका हिस्सेदार बनेगा। मुंबई में केस हुआ है कि जिसमें एक वक्फी जमीन है और वो यतीम खाने की जमीन थी, उसमें एक बड़े उद्योगपति का भी आलीशान महल बन गया है। तो
इसका मतलब ये है कि वो यतीम खाने की जमीन वक्फ की न रहते हुए वो उस बड़े उद्योगपति की बन गई। ठीक बात। तो इसके लिए तो फिर क्या ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या फिर पीछे चला जाएगा और वो उस आलीशान महल को तोड़ने का आदेश देगा? ये पेचीदगियां जो है वो कानूनी पेचीदगियां हैं और इसमें हल निकालना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए एक होलिस्टिक व्यू, जैसे मैंने कहा, कि वो निकालना पड़ेगा। और ऐसे में उस उद्योगपति का महल रहेगा या नहीं रहेगा, या यतीम खाना, वहां पे यतीम खाना बनाया जाएगा, या फिर वो महल है पूरा महल ही यतीम खाने को दिया जाएगा, इसका तो कुछ फैसला होना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है वो इतनी आसान नहीं है और इसमें सरकार को भी एक नजरिए से देखना वो उचित नहीं होगा और इसमें कोई डेडलाइन तय करनी पड़ेगी कि जिसमें ये अभी तक की जो वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो सारी जमीन पंजीकरण करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, तब जाके ये वक्फ की जमीन है वो आने वाले पीढ़ियों के काम में आएगी। अगर आपको वक्फ हटाना है, मंदिरों की जमीन का जो कानून है वो भी आपको हटाना है और सारी जमीनें बिल्डर को देनी है, तो फिर अलग बात है। तो आप उस तरह से फिर फैसला ले लीजिए, फिर कोई जो जमीन ऐसी बचेगी नहीं जो बिल्डर के हाथ में ना हो। तो उसमें जो हम फिर धार्मिक जो हम बातें कर रहे हैं, फिर ऐसा होता तो अयोध्या में जमीन नहीं मिलती आज की तारीख में राम मंदिर के लिए। तो ये पूरा जो उसका पूरा विचार होके ये सरकार को करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो दलीलें दी जा रही है वो अभी कुछ इनिशियल स्टेज पे है। आगे जाके उसके और उसके जो एंगल्स है वो सारे आ जाएंगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को उस पर फैसला देना पड़ेगा। तो ये फिर सिर्फ सरकार की जीत है या सुप्रीम कोर्ट का जो नया चीफ जस्टिस है उनकी हार है, इतने छोटे लेवल पे हमें ना देखते हुए एक लॉन्ग टर्म जो बातें हैं कि जो देश की जमीन है उसका उपयोग कैसे हो, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि मंदिर जरूरी है, मस्जिद जरूरी है, चर्च जरूरी है, गुरुद्वारा जरूरी है, ये सारी चीजें जरूरी है। उसका जो खर्च चलाने के लिए उनको जमीन से ही आमदनी आ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास हर कोई तो तिरुपति का जैसा मंदिर बड़ा नहीं है कि जिसमें करोड़ों रुपए आ रहे हैं और उसके चलते आप वहां पे आप ये काम कर रहे हो, मंदिरों को चला रहे हो, मंदिरों का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चला रहे हो और लोगों के हित में भी आप काम कर रहे हो। तो ऐसे चीजें नहीं है। जो पुराने सबसे मंदिर है हमारे, जो 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे देश में, उनके पास तो इतना चंदा अभी नहीं आता होगा, लेकिन उनको कई सारी जमीनें दी गई है, वो जमीनों से उनका आमदनी जो आती है उससे वो मंदिरों का खर्चा करता है। तो ऐसी ही चीजें मस्जिदों के बारे में भी है, ऐसी चीजें गुरुद्वारे और इसमें चर्चेस के बारे में। तो इसको देखते हुए सरकार सुप्रीम कोर्ट को वो एक फैसला लेना पड़ेगा। महेश जी, सुभाष जी, इसके अंदर जो दूसरा बिंदु है वो ये था वक्फ बोर्ड का ढांचा कि जो वक्फ बोर्ड है या वक्फ परिषद है उसके अंदर गैर मुस्लिम जो है वो भी मेंबर रखे जा सकेंगे। आप इस बात से कितना सहमत है? जो कोर्ट का आदेश आएगा वो तो अलग बात है, ठीक, वो तो आदेश तो खैर अभी अंतरिम ही आना है, फाइनल जो जजमेंट आएगी उसमें तो बहुत साल बीत जाएंगे। लेकिन सवाल ये कि क्या आप इस बात से कितने सहमत है कि जैसे अगर कोई हिंदुओं का कोई मंदिर है तो उसके अंदर क्या कभी कोई गैर हिंदू को रखा गया है? या सिखों का होता है अपना गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी है, क्या उसके अंदर नॉन सिखों का भी रखा जाता है? लेकिन यहाँ पर जो सरकार जिस प्रकार से इस एक्ट में अमेंडमेंट करके लाई है और कहा गया कि जो मुस्लिम्स का बोर्ड है, वक्फ बोर्ड या वक्फ परिषद, उसके अंदर गैर मुस्लिम जो है उनको भी रखा जाएगा, तो इस बात को आप कितना उचित मानते हैं? कि क्योंकि सरकार क्या कर रही है ये नहीं है जरूरी है हमारा संविधान, और हमारा संविधान में जो हमारे जो अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे कि अनुच्छेद 14 है, 15 है और स्पेशली 25, 26, 29 और 30, ये तो सिर्फ धार्मिक भावनाओं से ही जुड़े हुए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं और अपने परंपराओं से जुड़े हुए हैं। और धर्म के अंदर जो विचारधारा है, परंपराएं हैं, उनको अगर हम कंटिन्यू रखते हैं तो उसके अंदर कोई गैर धर्म का आदमी जो है नहीं शामिल होता, क्योंकि हर धर्म अगर हम देखते हैं, सिख्स हैं उनकी प्रबंधक कमेटी है, वो अपने कॉलेज चलाते हैं, अपने गुरुद्वारे चलाते हैं, अपने स्कूल चलाते हैं, तो लेकिन उसके अंदर कहीं कोई नॉन सिख तो नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से सरकार ने रखा है, इस बात से क्या आप सहमत हैं? देखिए, धर्म की जब बात होती है तो वो मसला बहुत ही नाजुक मसला होता है और ऐसे में जिस धर्म की वो जमीन है उस धर्म के
ही लोगों को उसका मैनेजमेंट करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर तिरुपति मंदिर का जो टेम्पल ट्रस्ट है, वहां पे अगर कोई मुस्लिम या कोई क्रिश्चियन वहां पे आता है और वो वहां पे कुछ गलत चीजें करता है या गलत प्रथाएं वहां पे शुरू करता है, तो इसका विरोध पुरजोर विरोध होगा और ये एक सिर्फ यानी धर्म का मामला ना होते हुए लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार कुछ यानी ये बीजेपी सरकार है, वो अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसके उनके जो लोग हैं, वोटर्स हैं, उनको खुश करने के लिए ये चीजें कर रही है कि मुस्लिम जो वक्फ ट्रस्ट है वहां पे गैर मुस्लिम को वहां पे वो भर्ती करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ये जो सुनवाई है उस वक्त अगर मुस्लिम के पक्षकार हैं, उन्होंने अगर मांग की फिर ये सिर्फ मुस्लिमों को क्यों किया जा रहा है, फिर हिंदू और क्रिश्चियन और गुरुद्वारा में भी ऐसा ही का आप कीजिए, क्योंकि कानून तो सबके लिए समान है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का जो मुद्दा है, वो धार्मिक स्वतंत्रता का मुद्दा संविधान में जो है उसको उसके कसौटी पे ये वक्त का जो संशोधन अधिनियम है, कानून जो है वो परखा जाएगा। और ये परखने के लिए सुप्रीम कोर्ट वहां पे बैठे हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस वहां पे बैठे हुए, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आइसोलेशन में देखने वाला केस नहीं है। ये सारे धर्मों का संबंध इससे है। आज अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ गैर मुस्लिम को आप रख सकते हैं, तो कल जाके बाकी धर्म के लोग भी बोलेंगे कि हमारे धर्म के आदमी को आप अलग अलग ट्रस्ट में, गैर धर्म के ट्रस्ट में आप रख लीजिए। तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट अपने ही इस केस का हवाले देकर उसको मानना पड़ेगा। ठीक बात। तो क्या उस धर्म के या उस समुदाय के लोग उसको मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का मानेंगे, या फिर वो बोलेंगे नहीं ये जी ये तो आस्था का विषय है। जैसे राम मंदिर में हमने भूमिका ली थी कि ये आस्था का विषय है, इसमें और कोई कोर्ट का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो आस्था का विषय है, तो फिर उस कोर्ट अगर हस्तक्षेप नहीं करता, ये बात अगर हम सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के बारे में कह रहे थे, तो फिर हम वक्फ के बारे में हम कैसे कह सकते हैं? सुभाष जी, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद है, अगर हमको देखते हैं कि उनका हमारे और आपके नजरिया एक ही है, और याचिकाकर्ता का भी नजरिया एक है कि उनका उल्लंघन हो रहा है। सरकार का कहना है कि हमने कोई उल्लंघन नहीं किया। एक बार को हम सरकार के नजरिए से सोचते हैं और कहते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि सरकार ने कहा कि नहीं साहब, हम जो है मुस्लिम्स के उसमें गैर मुस्लिम को ले आते हैं, जैसे किसी हिंदू को अगर उसमें ले आते हैं बॉडी में, तो क्या ये संभव है कि जैसे कि हमने भी देखा है कि काफी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ एडवोकेट्स हैं जो हमेशा मुस्लिम्स की पैरवी करते हैं, उनके अधिकारों के लिए, हित के लिए भी लड़ते हैं। वो अलग बात है कि सरकार किसको शामिल करती है, उसकी विचारधारा क्या होगी। कोई जरूरी नहीं कि हर किसी की विचारधारा ऐसी हो कि जो मुस्लिम्स के साथ ही खड़ा हो। बेशक से वो अगर आ गया कि उसने कहा मैं मुस्लिम्स के साथ हूँ, लेकिन उसकी विचारधारा किसी पार्टी विशेष के साथ है, राजनीतिक पार्टी के साथ। और आपको तो पता है हमारे देश के अंदर आज कल जो भाजपा है उसका अहम मुद्दा क्या है, विकास तो रहा या नहीं रहा, नौकरियां रही या नहीं रही, लेकिन हिंदू मुसलमान जो है वो तो बिल्कुल टॉप पर है। इस बात से कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है, कोई मुंह नहीं फेर सकता है। लेकिन अगर हम सरकार के ही मंशा देखते हैं, उनका कहने के नहीं, अगर हमने कोई गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड में या वक्फ परिषद में डाल दिया, तो क्या आप समझते हैं कि उससे क्या कुछ अहित हो जाएगा? वो क्या ऐसा कुछ क्या करेगा जिससे मुस्लिम्स को नुकसान होगा? नहीं, देखिए सरकार ने ये दलील दी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को सही रखने के लिए हमने गैर मुस्लिम का हमने वहां पे प्रावधान हम लोग कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मुस्लिम वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से कर नहीं सकते, ऐसा सरकार का मंशा होगा, या सरकार ऐसा कहना चाहती है। अगर सरकार ये कहना चाहती है कि फलाना धर्म का व्यक्ति ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, दूसरे धर्म का व्यक्ति अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, इसका मतलब है कि वो फिर संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रही है। ठीक बात है। तो ये पूरी तरह से साबित होता है, और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो मामला है, सरकार को एक नॉन इशू को एक इशू बना के सरकार यहाँ पे पेश कर रही है, जिसमें जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर चर्चा ना होते हुए ऐसी मुद्दों पे चर्चा हो, और देश के सामने जो असली मुद्दे हैं, फिर वो महंगाई है, बेरोजगारी है, ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, जो हम उसको नमस्कार करके हम सारे टैरिफ्स को मान रहे हैं, उससे जो हमारी इंडस्ट्री पे असर होने वाला है और उसमें बेरोजगारी बढ़ने वाली है, इस पर जो चर्चा होनी चाहिए वो चर्चा ना होते हुए बात यहाँ पे हो रही है कि वक्फ की जमीन जो है वो उसमें एडमिनिस्ट्रेटर कौन हो। ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। धर्म रुक सकता है लेकिन पेट रुक नहीं सकता।
जी तो बात पेट की बिल्कुल जो ठीक। भूख है वो रुक नहीं सकती। बिल्कुल ठीक बात। ऐसे में ये पेट की भूख है, उसको पहले हम ध्यान देना चाहिए, उसको हम तवज्जो देनी चाहिए, मुझे ये लगता है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी तुरंत इसकी सुनवाई लेने की आवश्यकता क्या थी, ये मैं समझ में नहीं आया मुझे। लेकिन बाकी मसले भी कई सारे हैं। हमारे जो महाराष्ट्र के सरकार किसकी है, वो सही है गलत है, इसका फैसला अभी तक 3 साल हो गए हुआ नहीं है। तो ऐसे में जो धर्म का ये जो मुद्दा है, उससे कोई अभी तकलीफ किसी को नहीं है, और ऐसा कोई बड़ी चीज आन नहीं पड़ी है, या कोई प्रॉब्लम खड़ा नहीं हुआ है कि जिसके तहत वक्फ के इस संशोधन जो कानून है उस पर तुरंत सुनवाई ली जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को ये स्टे कायम रखना चाहिए, और उसके बाद जो सुनवाई होगी उसके बाद उसका फैसला लेना चाहिए। सुभाष जी, अभी तीसरे बिंदु में मैं बाद में आएंगे, जो कलेक्टर की जांच है कि वो जो जमीन है वकफ की है या नहीं है, उस पर मैं बाद में आता हूँ। लेकिन मैं रिवर्स कर रहा हूँ कि जो आपने बात जो उठाई और काफी महत्वपूर्ण है, उसी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो बीजेपी है, बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उनका जो मंशा थी वो उसमें तो सक्सेस हो चुकी है। कि देखिए, हमने जो है ये कानून ले आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं जो हिंदू मुसलमान वाला इशू हो जाता है, उसके बाद उन्होंने उसको लागू कर दिया कानून को। अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट से स्टे होता है या सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता है, तो ये सरकार तो जनता के सामने कहने के लिए खड़ी हो ही गई है कि हमने तो अपनी तरफ से कर दिया था जी, जो कर रहा है वो अदालत कर रही है। और जितने टाइम तक मामला अदालत में रहता है, उतने टाइम तक जो है भाजपा उस चीज का फायदा उठाती है। जैसा कि आप अयोध्या का ले लीजिए, कि जब तक अयोध्या का मामला मंदिर में रहा या अयोध्या का मंदिर नहीं बना, उसका उसका जो है बोलने की वो अपने अंजाम पर नहीं पहुंचा मामला, तो उसका फायदा बीजेपी उठाती रही। जब अयोध्या का मुद्दा खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो भाजपा को मजबूरन दूसरे इशू पे आना पड़ा। तो अब ये इशू अगर हम देखते हैं, तो आप इस बात से कितना सहमत है कि भाजपा ने जो अपना एक रणनीति अपनाई है, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट में चाहे भले स्टे है चाहे सुनवाई है, भाजपा को तो इसका फायदा मिलना था, मिलना है, और आगे कुछ सालों तक जब तक ये अंतिम आदेश नहीं आता आएगा, वो मिलता रहेगा। इस बात से आप कितना सहमत है? बीजेपी जो है वो हमेशा धार्मिक ध्रुवीकरण पे ही उसका जोर रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि 1905 से लेकर जब से उस वक्त बंगाल का बाइफर्केशन हुआ था, उसके बाद जो हिंदू मुस्लिम इशू बाद में आगे आगे आ गया, और उसको सारे लोग जो है वो राजनीति का हिस्सा मानने लगे, क्योंकि हिंदू जो है वो जातियों में जीता है। वो हमेशा जो बर्ताव करता है वो जातियों में बर्ताव करता है, उसका दैनंदिन बर्ताव जातियों में होता है। लेकिन अगर उसके सामने मुस्लिम का हवा खड़ा करते हैं तो फिर वो हिंदू बन जाता है, नहीं तो वो हिंदू नहीं होता, फिर वो ब्राह्मण क्षत्रिय और बाकी वर्णों में या फिर जातियों में वो बटा रहता है। तो हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए मुस्लिम का विरोध उसके सामने लाना ये बहुत ही जरूरी है, उसको डराना कि मुस्लिम का डर दिखाना ये भी जरूरी है। और इसलिए बटोगे तो कटोगे, हाँ बटोगे तो बटेंगे तो कटेंगे, ये चीजें जरूरी है। इसलिए एक हवा खड़ा कर दिया गया कि भैया आपकी जो जमीन है वो कभी भी वक्फ वहां पे आ सकता है, और वो अपने कब्जे में ले जा सकता है। लेकिन वक्फ चलाता कौन है? वक्फ पे जो अफसर होता है वो सरकारी अफसर होता है, वो उस राज्य का यानी पब्लिक सर्विस कमीशन पास किए वो अफसर होता है वो। उसके बाद जो वहां पे वक्फ का जो चेयरमैन होता है वो भी पॉलिटिकल आदमी होता है, जो राज्य में जो जिस पार्टी की सत्ता होती है उसका आदमी वहां पे बैठा हुआ होता है। तीसरी चीज, जो भी कानून है लैंड रेवेन्यू का, वो किसके अंडर में होता है? वो राज्य सरकार के अंडर में होता है। वहां पे एक सेट प्रोसीजर है, उसके बाद फिर कोर्ट और बाकी चीजें हैं। तो इसका मतलब है कि कोई भी आएगा और आपकी जमीन छीन लेगा। ये जो हवा खड़ा कर दिया गया है, ये जो डर पैदा किया गया है, वो डर पैदा करना बीजेपी के लिए जरूरी है, क्योंकि उनको ध्रुवीकरण करना है, वो वोटों का, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना है। उसके लिए ये उनको वक्फ जो है वो एक उनके हाथ में एक हथियार है, और ये हथियार वो यूज कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी ने पिछले कई यानी तीसरी टर्म है उनकी केंद्र सरकार में, और बाकी बहुत सारे राज्यों में उनकी सरकार है, लेकिन बताने के लिए उनके पास कोई चीज नहीं है आज की तारीख में। बाकी सारे जो आर्थिक मसले होंगे या फिर बेरोजगारी का मसला होगा, इसमें ज्यादा जो
जिसका कहते हैं यश बीजेपी को नहीं मिला है। और यही कारण है कि हमेशा फिर वो मंगलसूत्र छीनने वाली बात मोदी साहब कहते हैं महाराष्ट्र में आके, फिर बाकी जगह पे यही कहते हैं। लेकिन जब उनको अपॉर्चुनिटी मिली ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा, तो उन्होंने ट्रम्प को धमकाने के बाद वो चुप हो गए। उन्होंने तो पाकिस्तान को नक्शे से हटा देना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और आज भी हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से गाजा को तहस नहस कर रहा है इजराइल, वो किसी की सुन नहीं रहा है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर हमें इतना ही मुस्लिमों के प्रति द्वेष है, हमारे इतना ही हमें उनका डर है हमें तो मुस्लिमों को जो सपोर्ट करने वाला है वो पाकिस्तान को ही खत्म कर देते हैं हम लोग। क्योंकि बाकी जो यूएई और बाकी सऊदी अरेबिया वगैरह, इनसे हमारे प्रधानमंत्री गले में मिल रहे हैं, जो भी राष्ट्र प्रमुख होंगे उनके, तो उनसे हमारी तो कोई तकरार नहीं है उनकी हमारी। तो हमें तो सिर्फ पाकिस्तान से नफरत है, तो पाकिस्तान से नफरत है तो उनको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन वो हम भी नहीं कर रहे हैं ये चीजें। तो मुझे लगता है कि ये राजनीति है और राजनीति से परे जाने की जरूरत है, और जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर ज्यादा चर्चा हो। लेकिन हेडलाइंस मैनेजमेंट में बीजेपी होशियार है, और इसके लिए मुझे लगता है कल की जो हेडलाइंस होगी वो सिर्फ वक्फी होगी। यस, और जैसा कि अभी आपने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया बीच में, तो थोड़ा सा हम इस चर्चा पे भी आ जाते हैं, क्योंकि ये भी अभी इशू चल रहा है और मीडिया भी इसको दिखा ही रहा है। इसमें आप ये देखिएगा कि मोदी जी ने कहा था कि हम जो परिणाम वो लाएंगे जो कल्पना से भी परे होगा, और वाकई में देखिए जो मोदी जी ने बात बोली उसको निभाया है। वो मैं बताता हूँ कैसे निभाया है। ये किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि पूरा विपक्ष आपके साथ है, केंद्र सरकार के साथ। सबने कहा कि नहीं, इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाना है। पूरी सेना बिल्कुल तैयार थी। उसके बावजूद उन्होंने जो फैसला लिया है कि वो सबकी कल्पना से परे था, सीज फायर। क्या हासिल हुआ? कुछ नहीं। 21 जो इनके खुद जो आतंकवादियों के प्रशिक्षण केंद्र थे, सेंटर थे, जिनको उन्होंने खुद माना है कि वहां पे प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें सिर्फ 9 के ऊपर ही इन्होंने मिसाइल दागी। उस 9 के अंदर भी कोई किसी का भी आका, कप्तान, बॉस नहीं मारा गया। उसके अलावा परिवार वाले मारे गए, जैसे कि घर में कोई बदमाश है, पुलिस गई, घर वाले में बदमाश नहीं मिला तो उसके परिवार को आप उठा लाए, तो उससे तो कुछ हासिल नहीं होता ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन आतंकवादियों ने पहलगांव के अंदर हमारे देश के लोगों को मारा है, जिसकी वजह से सब कुछ ये एक जमीन बनी, तनाव बना, और सबने युद्ध की तैयारी पे हर इंसान उसमें शामिल हो गया था। 2 सर्वदलीय बैठक हुई जिसमें मोदी जी नहीं गए, चुनाव के दौरे में वहां के लिए बिहार जाना ज्यादा जरूरी हो गया था। लेकिन जिन आतंकवादियों ने पहलगांव में आकर हमारे भाइयों को, बहनों को जो मारा, आप देखा कि उन तक को भी सीज फायर के दौरान ये नहीं कहा गया कि हमें कम से कम वो तो दे दो। जो एक बोला जाता है कि ताजा एफआईआर हुई है, उस एफआईआर के ऊपर जो है सीपी ने रेड मारी किसी के घर में जाके, और वहां से कम से कम कहते हैं कि बाद में तो उसका डोजियर खोलेंगे, बाद में और मुकदमे बाद में देखेंगे, लेकिन जो अभी हाल ही की घटना है हमें इसको पकड़ के थाने लेके जाना है। नहीं, उस तक पे भी इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। आज भाई देखिए कि हासिल क्या हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। वो भी तब जब 1971 के बाद ये पहली बार ऐसा माहौल बना था कि हर कोई आपके साथ था, सब कुछ चाह रहा था। देखिए, एक पिल्ला होता है ना, अगर आप उसको भी एक बार लात मारेंगे कौन करेगा, 2 बार लात मारे कौन, तीसरी बार डिफेंस में वो काटने को दौड़ता है। जब काटने को दौड़ता है तो जो आदमी लात मार रहा होता है ना, वो पीछे को आता ही है। ये सच्चाई है। अब इतना समय हो गया है, आतंकवाद कहां से कहां पहुंचता जा रहा है। जितने लोग अभी हम दावा कर रहे हैं, तो उससे ज्यादा वहां पे हम उनको हताहत हुए हैं कैंपों के अंदर जहां मिसाइल मारी गई भारतीय सेना ने, उससे ज्यादा तो 1 महीने के अंदर कश्मीर में आ जाते हैं वहां से आतंकवादी। और इन्होंने ये बात बोली है उसके अंदर, मोदी जी ने क्लियर, कि अगर अब कोई भी आतंकवादी वारदात होती है तो हम उसको युद्ध का हिस्सा मानेंगे। तो आतंकवादी वारदात में देखते हैं, आतंकवादी वारदात वहां खत्म हो रही हैं। चलिए छोड़िए, अब फिर वापस हम आते हैं वकफ के ऊपर। तो एक सिर्फ मैं मुद्दा यहाँ पे एक जोड़ना चाहूंगा कि आतंक को खत्म करने के लिए हमने आतंकवादी जो ठिकाने हैं उन पर हमने हमले किए, वो ठीक है, लेकिन इन आतंकवादियों को सपोर्ट कौन कर रहा है? सपोर्ट तो पाकिस्तानी सेना कर रही है। तो हमें तो रावलपिंडी में अटैक करना चाहिए था। रावलपिंडी में जो आईएसआई बैठी हुई है, जो पाकिस्तानी सेना का महकमा बैठा है, उनको हमें खत्म करना चाहिए था, तब जाके आतंकी खत्म हो जाएंगे। आपने आतंकियों को ठिकाने लगा के उनके जो आका है उन पर हमने कुछ कार्रवाई नहीं की,
तो वो तो आका नए नए आतंकी बनाते जाएंगे। उनके लिए तो वहां पे बेरोजगारी इतनी है कि 4-5 हजार में मर मिटने के लिए लोग तैयार है वहां पे, और वो आ जाएंगे सीमा पर और यहाँ पे कुछ भी आतंकी गतिविधियों का अंजाम दे देंगे। तो हमें जो वहां उनकी जो माँ है उनको खत्म करना चाहिए था, यानी जो उनको सपोर्ट करने जा रही थी। पूरा देश आपके साथ है, पूरा विपक्ष आपके साथ है, सेना बिल्कुल तैयार है, सेना तैयार है। और बाकी आपने जो डिप्लोमेसी की थी, आपने जो कहा था कि आपने डिप्लोमेसी की है, तो बाकी सपोर्ट भी आपको मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं, या ये अलग बात है। लेकिन अगर आप इजराइल जैसा आप करते, आप इजराइल का उदाहरण देते कि इजराइल का अगर आपने उनके ऊपर अटैक हुआ है, वो उसका प्रतिशोध कर रहा है, तो उस तरह का प्रतिशोध हमें करने की भी इजाजत दीजिए, ऐसा आप कह सकते थे, लेकिन आपने ऐसा कहा नहीं। ठीक बात है। चलिए वापस हम आते हैं जो उस मुद्दे पे जिसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। तो इसमें तो तीसरा मुद्दा है, पहला था कलेक्टर की जांच। जो कलेक्टर है वो किसी प्रॉपर्टी की जांच करता है वक्फ से जुड़ी हुई, कि कहीं से सरकारी संपत्ति पे तो नहीं है, सरकारी जमीन पे तो नहीं है। और उसके अंदर ये कहा गया कि जब तक वो जांच पूरी नहीं हो जाएगी तो उसका जो स्टेटस है वक्फ का नहीं रहेगा। तो जांच तो बहुत लंबी चलती है, आपको पता है। और जांच का मतलब कितने राज्यों में तो बीजेपी की सरकार, कलेक्टर साहब जांच हो रही है, दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, किसी को क्या आपत्ति है। और उस जांच के अंदर जो कह दिया गया जब तक जांच रहे हो का अंतिम परिणाम नहीं आएगा तब तक वो संपत्ति वक्फ की नहीं रहेगी। इस बात पे आपका क्या नजरिया है? देखिए, मैंने वही आपको उदाहरण दिया था कि बड़े उद्योगपति ने वहां पे यतीम खाने की जमीन है, अगर मान लीजिए कि वो यतीम खाने की जमीन है कि नहीं इसकी जांच हो रही है, तब तक भाई साहब ने वहां पे महल बनवा दिया। आपने जांच मान लीजिए आपने पूरी की, अगर आप बहुत ही नेक इंसान है, कलेक्टर बहुत ही नेक इंसान है और बहुत ही दबाव में ना आने वाला अगर इंसान है, उसने जांच की और पाया कि हाँ जी वहां पे यतीम खाना था, यतीम खाने की जमीन थी, तो क्या आप महल गिरवाओगे? या आप उनको बोलेंगे नहीं जी अभी वहां पे तो महल बन गया, अभी उसको कैसे बेघर कर सकते हैं, उसको कैसे यतीम खाने की जमीन वापस लाने के लिए कह सकते हैं? तो इसका मतलब है कि ये जो दलील दी जा रही है मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कि ये जमीन हड़पने की साजिश है, और शायद जमीन हड़पने की साजिश आरोप लगाना कितना उचित रहेगा ये अलग बात है, क्योंकि सिस्टम है, सिस्टम के तहत ये सारी चीजें होनी पड़ेगी। लेकिन एक दिखाने की कोशिश हो रही है कि देखिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जो मुस्लिमों को है वो डरा रहे हैं और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, अपने जो वोटर्स हैं उनको खुश कर रहे हैं, ये दिखाने की ये सारी कोशिश है। और इसके लिए कलेक्टर वाला ये मामला जो है वो उसमें डाला गया है, जो मुझे लगता है कि कानून की कसौटी पे खरा नहीं उतरेगा। इसका मैं उदाहरण देना चाहूंगा आम दर्शकों के लिए, जैसे कि किराएदार मकान मालिक का झगड़ा है और उसके अंदर जो है कि जैसे कोर्ट में केस जाए तो हमारे एक नया कानून ये बन गया है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता किराएदार को उठा के बाहर कर दिया जाएगा और मालिक जो है मकान मालिक ही माना जाएगा। उसका किराया कितना है, कितना लेना है, कितना देना है, या प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट है, कोई मालिकाना हक का है, या कोई पकड़ी के जो है पैसा वो गया हुआ है, ये सब जब तक डिसाइड होगा तब तक बहुत साल लग जाएंगे, लेकिन तब तक जो उसमें रह रहा है उसको बाहर कर दिया जाए। तो ये तो इस प्रकार का है, मतलब बेहद ही अटपटा है। और क्यों किया जा रहा है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इसके अलावा एक चीज इसमें बात और भी थी कि इसमें यह आया कि अगर कोई अपनी संपत्ति देता है तो 5 साल से उसने इस्लाम को कबूला हुआ हो, प्लस वो इस्लाम की जो गतिविधियां हैं धर्म का पूर्ण पालन कर रहा हो। क्या ये संभव है कि जैसे कि एक आदमी है वो हिंदू है और वो क्या वो मंदिर जा रहा है या नहीं जा रहा, मंदिर जा रहा है तो किस भगवान जी की पूजा कर रहा है, कितने समय कर रहा है, ऐसे मुस्लिम्स के लिए कहा गया कि वो अपने धर्म का कितना पालन कर रहा है, जो उसका तरीके हैं क्या उसका भी पूरा अनुपालन कर रहा है नहीं कर रहा। ये कितनी अटपटी बात है ये। मुझे लगता है कि सरकार ये सोच रही है कि वो ऐसी एक फौज क्रिएट करेंगी जो हिसाब रखेगी कि कौन सा मुस्लिम है वो जा रहा है नहीं जा रहा है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, वो जो भी इस्लाम में दिए हुए जो चीजें हैं उसका पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दूसरा कि वो ज़कात दे रहा है या नहीं ज़कात दे रहा है। तो फिर वो ये फौज है, उससे आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि भैया ये 5 साल से इन्होंने ये चीजें की है, तो उसके जाके बाद वो मुस्लिम कहलाएगा और वो जो फिर डोनेशन देगा वो वक्फ की जमीन कहलाई जाएगी। तो ये सरासर बेवकूफी है
लेकिन ये बेवकूफी का काम वोटिंग पॉलिटिक्स के लिए करना जरूरी है बीजेपी को। और उनके वोटर्स जो है वो आज इतने हम देख रहे हैं कि ट्रोलर्स बन गए हैं कुछ लोग उसमें से, जो बाकी कोई बात सुनते नहीं है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के शिकार बन गए हैं। और वो उसके लिए जो भी उनके सामने जो भी मैसेज आएगा वो तुरंत बिना पलक झपकाए फॉरवर्ड कर देते हैं, जितने भी लोग होंगे उनको। तो मुझे याद आ रही है अमित शाह इनकी बात कि उन्होंने कहा था कि हमारे उस वक्त कहा था उन्होंने जब वो पहली बार सत्ता में आए थे कि हमारे पास 56 लाख व्हाट्सएप ग्रुप है, हम चाहे तो एक चीज को बिल्कुल खरा कर सकते हैं या बिल्कुल खोटा कर सकते हैं। तो ये जो 56 लाख होंगे, मुझे लगता है अब वो 1 करोड़ से भी ऊपर हुआ होगा या फिर 2 करोड़ भी हुआ होगा अदानी की बदौलत। लेकिन वो चीजें जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन जो है उसके कितने लोग शिकार हो रहे हैं और उससे कितना नुकसान कई पीढ़ियों को होगा, क्योंकि इसका मानसिक भी असर होता है। और मैं देख रहा हूं कि आप भी देख रहे होंगे अपने आजू बाजू में जो कोई भी ग्रुप किस काम के लिए बना हो उसमें अचानक से पॉलिटिकल पोस्ट डाले जाते हैं। लोग देखते नहीं है कि वो ग्रुप किसके लिए बना हुआ है। फैमिली के ग्रुप में लोग डिस्कस कर रहे हैं और एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं। तो ये चीजें जो है मिस इन्फॉर्मेशन की जो शिकार हो रहे हैं, उस मिस इन्फॉर्मेशन को एक सपोर्ट करने के लिए इस तरह की चीजें जो है वो सरकार की तरफ से सामने आती है। इससे क्या होता है कि लोग जो है वो एक दूसरे के झगड़े करते रहे, एक दूसरे से झगड़े करते रहे, लेकिन जो असली चीजें हैं, जो पेट की भूख की चीजें हैं, उसके बारे में ना सोचे। जो नौकरियां जा रही है उसके बारे में लोग ना सोचे। बेरोजगार कितने हो गए, वो आज कैसे जी रहे हैं, ये इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। जो 80 करोड़ लोग 5 किलो अनाज के लिए मोहताज हो रहे हैं, उनके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। तो ये जो चीजें हैं कि वो हमें देखनी पड़ेगी और लोगों को भी इसके ऊपर विचार करना पड़ेगा। महेश जी, सुभाष जी, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है अभी तो 4 बजे तक चलेगी, उसके बाद ही कुछ रिजल्ट निकलेगा। लेकिन मेरा यह सौभाग्य है कि आपसे चर्चा हो रही है और हमारे दर्शक भी आपकी चर्चा को काफी पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा हम वापस जो पाकिस्तान और भारत का मुद्दा है, आतंकवाद का मुद्दा है, उस पर भी मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। तो उसमें ये देखिए, जो सीज फायर की क्या समय सीमा है और क्या वो समय सीमा क्या अपने आप में कामयाब हो रही है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करें, बताइए आप जी। नहीं उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि हम टर्की और अजरबैजान पाकिस्तान के पक्ष में आए, इसलिए हम चिल्ला रहे हैं, हम उस पर बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं। लेकिन भारत के पक्ष में कौन आया? यस, जो भी आया उन्होंने कहा कि भैया पाकिस्तान से आप बात करो। चीन ने यही कहा, रशिया ने यही कहा, अमेरिका यही कह रहा है। तो हमको साथ किसने दिया? बाकी जो सारे जो हमारे प्रधानमंत्री इतने देशों का दौरा करके इतने देशों के राष्ट्र प्रमुखों को गले में मिलके वापस आ गए, उनका जय जयकार विश्व गुरु के नाम से किया जाता है, वो ठीक है, उनके समर्थक करते होंगे, लेकिन उसका फायदा क्या हुआ ये तो अब हमें देखना होगा। और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अगर हम ट्रम्प के एक फोन के कारण अगर हम चुप रह जाते हैं और अपने हितों की रक्षा किए बगैर हम जो पाकिस्तान से खून का घूंट पीकर हम रह जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए ठीक बात नहीं है और हमारे पॉलिटिक्स के लिए और देश के हित के लिए भी ठीक बात नहीं है। सुभाष जी, सिर्फ 9 आतंकी शिविरों पर मिसाइल दागी गई, कोई इसमें आका ने मारा गया, और उसके अलावा जो मेन पहलगांव में जिन्होंने हमला करा, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तानियों को मारा, उनकी कोई गिरफ्तारी की बात नहीं है, पाकिस्तान से बात नहीं की गई, या जिसने बीच में समझौता कराया उससे कोई बात नहीं की गई, कम से कम हमें वो तो सौंप दीजिएगा। और अब जनता में बेशक से अंधभक्त बैठे हैं, गोदी मीडिया वाले बैठे हैं, क्योंकि मीडिया है, गोदी मीडिया है, काफी देखा जाता है, जनता में तो एक परसेप्शन वही जाता है जो मीडिया दिखाता है। लेकिन फिर भी आप बताइएगा कि जो जनता के बीच में ये सीज फायर से क्या संदेश गया। अब उसके अंदर हम अंधभक्तों को भी शामिल कर सकते हैं और जो एक जनरल पब्लिक है उसको भी, दोनों को हम शामिल कर रहे हैं। देखिए, जो समर्थक है वो तो बल्ले बल्ले कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने जी इतना किया, हमने उतना किया, हमने ये किया वो किया। हमारे जो कुछ मीडिया के दोस्त हैं उन्होंने तो इस्लामाबाद पे कब्जा किया था, कराची पे कब्जा किया था, और लेकिन अभी कब्जा उनको छोड़ना पड़ा बेचारे को।
और वो सरकार भी उनकी पुष्टि नहीं कर पाई, तो जो कब्जा हुआ नहीं हुआ वो बातें जो है उससे न्यूयॉर्क टाइम्स में एक राइटअप भी आया है जो भारतीय मीडिया की इज्जत उन्होंने उतारी है कि कैसे बेशर्मी से भारत के मीडिया ने ये चीजें की, और जो भारत की मीडिया की जो एक साख इससे पहले होती थी वो साख को कैसे ठेस पहुंचाई है, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा उस न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में देखा जा सकता है। मीडिया जो है वो चीयर लीडर्स बन गई, ऐसा उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, जो मुझे लगता है कि हम सबके लिए शर्मनाक होगा। और ये दाग धुलने के लिए कितना समय जाएगा ये भी मुझे पता नहीं है, लेकिन एक है कि पूरा देश ये देख रहा था, उसको एक उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी सत्ता में है, प्रधानमंत्री है, तो पाकिस्तान को वो सबक सिखाएंगे। मोदी साहब, मुझे पता है कि 2002 में जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब वो 2017 का चुनाव हो, उसके पहले का चुनाव हो, यहाँ पे गुजरात के विधानसभा चुनाव में वो पाकिस्तान का मुद्दा लेकर आते थे और पाकिस्तान को इशारा देते थे। परवेज मुशर्रफ जब वहां पे इसके राष्ट्र प्रमुख थे पाकिस्तान के, तब उन्होंने उनका मुद्दा लिया था चुनाव प्रचार में। जब मणिशंकर अय्यर नाम के जो कांग्रेसी राजनेता है, उन्होंने उनको जब गलत भाषा का इस्तेमाल उनके बारे में किया, तब उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें जो है देखिए पाकिस्तान के इशारे से हो रही है और मुझे इसमें एक तरह से बैड लाइट में दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो लोगों को एक उम्मीद ये थी कि नरेंद्र मोदी इनके हाथ में अगर सत्ता आ जाए तो वो एक खुद को उन्होंने सरदार पटेल के रूप में प्रस्तुत किया था, तो जाहिर है कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े क्या पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे या फिर उनको नक्शे से ही हटा दिया जाएगा। सवाल ये था कि बलूचिस्तान की यहाँ पे भी हम खबरें देख रहे थे कि वहां पे तो वो बात कर रहे थे कि हमें सपोर्ट करें, हम वहां पे अलग बलूचिस्तान करेंगे। यस, लोग तो कह रहे थे कि ईरान का भी हमें सपोर्ट मिलेगा, अफगानिस्तान में जो तालिबानी सत्ता है वो पाकिस्तान से दुखी है तो वो हमें सपोर्ट करेगी, तो बलूचिस्तान को हम आजाद करा सकते थे। लेकिन यहाँ पे बीजेपी के नेता ये तर्क दे रहे थे कि देखिए 1971 में हमने बांग्लादेश को अलग किया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, लेकिन क्या हुआ, एक मुस्लिम और राष्ट्र पैदा हो गया। बलूचिस्तान को अगर हम कैसे खड़ा करेंगे तो और एक मुस्लिम राष्ट्र पैदा हो जाएगा, उससे हमारा कुछ फायदा नहीं है। अब ये बात इंदिरा गांधी ने तो सपने में भी नहीं सोची थी कि क्या 1971 में पाकिस्तान ये बड़ी मतलब अजीब सी बात है, या कहने बिल्कुल ना समझे वाली बात है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है एक तरफ जो बांग्लादेश बना दिया गया, अलग कर दिया गया, अदरवाइज तो वो हिस्सा भी पाकिस्तान था और हमारी दूसरी तरफ भी पाकिस्तान था, तीसरी तरफ चाइना, पूरा हिंदुस्तान हमारा घिरा हुआ था। जो इंदिरा जी ने फैसला लिया कि अपनी सेना जो है वहां पे उतारी और उसको जो अलग बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया। अदरवाइज तो वहां देखिए कि जब 1971 का युद्ध हुआ उस समय हम इतने संपन्न भी नहीं थे और वहां पे लाख शरणार्थी बांग्लादेश से आते, उनको भी खिलाना पड़ता। फिर 94,000 जो है पाकिस्तानी सैनिक जिनका आत्मसमर्पण कराया गया सामने, उनको भी राशन देना पड़ता, तो जिनको तो प्रिजनर ऑफ वार हैं वो तो वापस भेजे ही जाते हैं, वो किसी को नहीं दिख रहा। और अलग से बात की जाती है कि पीओके तब क्यों नहीं लिया गया, तो पीओके अगर आपको लेना है तो पाकिस्तान से युद्ध करना है, तो युद्ध उन्होंने नहीं किया तो आप कर लीजिए। फिर आज आप सत्ता में बैठे हैं, आप कर लीजिए ना, बिना युद्ध करे तो पीओके नहीं मिलेगा किसी को भी, चाहे इंदिरा जी थी, चाहे अटल जी बाद में थे, चाहे मोदी जी हैं, तो जिसको भी मिलेगा पीओके युद्ध से मिलेगा। तो युद्ध करने के लिए तो आप अधिकृत है, आप युद्ध करके ले लीजिए ना, कोई ऐसे तो पीओके मिल नहीं जाएगा कि हम दुकान पे गए और जाके हमने मांगा और मिल जाए। तो ये कहना कि पीओके नहीं मिला, बांग्लादेश 2 हिस्से कर दिए, इधर भी एक मुस्लिम देश हो गया, उधर भी मुस्लिम देश हो गया, तो सर समझ में नहीं आता कि मतलब किस प्रकार की बेतुकी बचकाना बातें करते हैं और सामने वाले को समझाते भी हैं और आगे वाले भी समझ लेते हैं कि ये भी बड़ी समस्या है कि आगे वाले भी उस बात को समझ लेते हैं। चलिए आज की चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट में वक्फ पर सुनवाई चल रही है, 4 बजे के बाद देखते हैं सर क्या होता है, फिर दोबारा से चर्चा करेंगे आपके साथ। नमस्ते, धन्यवाद।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।